पहला है नमक का दरोगा। पाठ के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, कृष्णचंद्र, शेखर जोशी, कृष्णनाथ। तो इसके लेखक हैं प्रेमचंद। दूसरा, किस ईश्वर प्रदत्त वस्तु का व्यवहार करना निषेध हो गया था? जल, वायु, नमक, धरती। सही उत्तर होगा बच्चों नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनके पोबारे थे? मतलब किनके पोबारा का मतलब क्या है कि कौन लोग मालामाल हो रहे थे, मजे थे मतलब। तो गृहिणियों के, अधिकारियों के, पतियों के, बच्चों के। तो अधिकारियों के पोबारा थे। नमक विभाग में दारोगा के पद के लिए कौन ललचाते थे? डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, वकील। तो नमक विभाग में दारोगा पद के लिए वकील भी ललचाते थे। नमक विभाग में किसे दारोगा की नौकरी मिली? अलोपीदीन को, बंशीधर को, बदलू सिंह को, दाता दीन को। तो ये नौकरी मिली थी बंशीधर को। नमक की कालाबाजारी कौन कर रहा था? अलोपीदीन, रामदीन, दाता दीन, माता दीन। सही उत्तर होगा बच्चों अलोपीदीन। दुनिया सोती थी पर दुनिया की क्या जागती थी? आँख, कान, जीभ, नाक। तो दुनिया की जीभ जागती थी, मतलब लोगों की जुबान चालू थी। किसका लाखों का लेन देन था? बंशीधर का, मुरलीधर का, माता दीन का, अलोपीदीन का। सही उत्तर होगा बच्चों अलोपीदीन का। अलोपीदीन को दरोगा को किसके बल पर खरीद लेने का विश्वास था? तो किसके बल पर खरीद लेना चाहते थे? बल, छल, रिश्वत, संबंध। तो रिश्वत के बल पर खरीद लेने का विश्वास था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के खिलौने हैं, ये कथन किसका है? बंशीधर, अलोपीदीन, बदलू सिंह, बंशीधर के पिता का। तो ये है अलोपीदीन का। अलोपीदीन क्या देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े? तो अलोपीदीन हथकड़ियाँ, पुलिस, डाकू, लठेत। बच्चों सही उत्तर है हथकड़ियाँ देखकर मूर्छित होकर गिर पड़े, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनको हथकड़ियाँ पहना सके, लेकिन बंशीधर ने अपना कर्तव्य निर्वाह करते हुए उनको हथकड़ियाँ पहना दी थी। 40,000 नहीं 40 लाख पर भी नहीं, कथन किसका था? आपने अगर कहानी पढ़ी है तो आपको पता है कि जो बंशीधर थे वो बिल्कुल रिश्वतखोरी नहीं करना चाहते थे, भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहते थे। और इसके लिए जब अलोपीदीन ने उनको रिश्वत देने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि 40,000 की बात नहीं, आप 40 लाख भी देंगे तो मैं नहीं लूँगा। तो ये कथन किसका है? बंशीधर का। बंशीधर के पिता किसकी अगवानी के लिए दौड़े? बंशीधर की, मजिस्ट्रेट की, अलोपीदीन की, माता दीन की। तो अलोपीदीन की। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880, 1888, 1800, 1860। सही उत्तर होगा बच्चों 1880। प्रेमचंद का निधन कब हुआ था? 1933, 1934, 1935, 1936। इनका निधन हुआ था 1936 में। मियां नसरुद्दीन किस कला में निपुण हैं? निवार बुनने, रोटी पकाने, चित्रकारी, कहानी लेखन। तो रोटी पकाने में निपुण हैं। मियां नसरुद्दीन किनके मसीहा थे? नान बाइयों के, नान बाइयों के, नवाबों के, नवाब बाइयों के। तो नान बाइयों के मसीहा थे। लेखिका किस महल की तरफ से गुजरी थी? मटियार, मुटियार, मटिया, बटिया। तो लेखिका गुजरी थी मटिया की तरफ से। मियां नसरुद्दीन की दुकान किस मोहल्ले में थी? पढ़ैया, गया, मया, मढ़ैया। तो किस मोहल्ले में थी? गया। मियां नसरुद्दीन किस पर बैठे हुए थे? चारपाई पर, पटड़े पर, स्टूल पर, कुर्सी पर। तो मियां नसरुद्दीन बैठे हुए थे चारपाई पर। मियां नसरुद्दीन ने किस हजारी के अंदाज में सिर हिलाया? पंच, 6, 8, 10। तो मियां नसरुद्दीन ने पंच हजारी के अंदाज में सिर हिलाया। मियां नसरुद्दीन के पिता का क्या नाम था? मियां शौकत, मियां रहमत, मियां बरकत, मियां शराफत। तो इनके पिता का नाम था मियां बरकत। मियां नसीरुद्दीन पाठ की लेखिका कौन है? तो इस पाठ की लेखिका हैं कृष्णा सोबती। अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले को मियां नसरुद्दीन क्या समझते हैं? वो क्या समझते हैं? निठल्ला, बेकार, आवारा, निखट्टू।
तो मियाँ नसीरुद्दीन अखबार पढ़ने वाले और बनाने वाले को निठल्ला समझते हैं। निठल्ला क्या होता है बच्चों? जो बिल्कुल भी काम नहीं करता, चुपचाप ऐसे ही घूमते रहते हैं, कुछ भी कार्य नहीं करते। मियाँ नसीरुद्दीन के दादा का नाम क्या था? लल्लन, कल्लन, दल्लन, सल्लन। इनके दादाजी का नाम था कल्लन। मियाँ नसीरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात किसे कहा है? मीना साज को, आईना साज को, अखबार नवीस को, नगीना साज को। तो मियाँ नसीरुद्दीन ने खोजियों की खुराफात कहा है अखबार नवीस को। मियाँ नसीरुद्दीन के अनुसार रोटी जनाब पकती है किससे? सांच से, कांच से, आँच से या माँच से? तो रोटी पकती है आँच से। मियाँ नसीरुद्दीन कितने वर्षों के हो चुके थे? 80, 70, 60, 65। तो इनकी उम्र हो चुकी थी 70। मियाँ नसीरुद्दीन के पिता की मृत्यु किस उम्र में हुई थी? 60, 70, 80, 90। तो इनके पिता की मृत्यु हुई थी 80 के वर्ष में। तब ये कह रहे हैं कि पता नहीं हम वहाँ तक पहुँचेंगे या नहीं, हमें मोहलत मिलेगी कि नहीं, हम 70 के तो हो चुके हैं। मियाँ नसीरुद्दीन ने भट्टी सुलगाने के लिए किसे कहा? तो गब्बन को, बब्बन को, झगन को, संगन को। तो इन्होंने कहा बब्बन को। मियाँ नसीरुद्दीन कारीगरों को आटे के प्रति मन कितने रुपए मजदूरी देते हैं? तो मियाँ नसीरुद्दीन 2 रुपये देते हैं 1 मन के पीछे। मियाँ नसीरुद्दीन कारीगरों को मैदे के प्रति मन कितने रुपए देते हैं? तो 4 रुपये मैदे का आटा लगाने का देते हैं। मतलब 1 मन के पीछे 4 रुपये। और मन में कितने किलो होता है बच्चों? 40 किलो। मियाँ ने रुखाई से जैसे क्या काट दी? आंत, फांक, सांत, तांत। तो मियाँ ने रुबाई से फौक काट दी। तुन की रोटी से भी ज़्यादा महीन होती है? मलमल, रेशम, पापड़, नायलॉन। तो पापड़, जो तुन की रोटी है वो पापड़ से भी महीन होती है, मतलब बारीक होती है, पतली होती है। निकाली कहाँ से और निगली तथा हजम? तंदूर से, चूल्हे से, भट्टी से, गैस से, भट्टी से। तो इसका आएगा तंदूर से। मियाँ नसीरुद्दीन कितनी प्रकार की रोटियां बनाने में मशहूर हैं? सही उत्तर होगा बच्चों 56 प्रकार की। मियाँ नसीरुद्दीन का चेहरा किसकी मार से पका था? मौसम, तंदूर, सर्दी, गर्मी। सही उत्तर होगा मौसम की मार से पका था। पेशानी किसे कहते हैं? माथे को, मुंह को, नाक को, ओठों को। तो कहते हैं माथे को। रंगरेज क्या होता है? कपड़ा सीने वाला, कपड़ा रंगने वाला, कपड़ा धोने वाला, कपड़ा बनाने वाला। तो कपड़ा रंगने वाला रंगरेज होता है। सीरमाल क्या है? सीरमाल है रोटी। अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन हैं? अप्पू के साथ 2.5 साल पाठ के लेखक कौन हैं? धनपत राय, सत्यजीत राय, प्रणव राय, राम मोहन राय। सही उत्तर है बच्चों सत्यजीत राय। सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ था? 1920, 1921, 1922, 1923। सही उत्तर है 1921। सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता, वर्धमान, हुगली, दार्जिलिंग। इसका जन्म कोलकाता में हुआ था। सत्यजीत राय का जन्म कोलकाता में हुआ था। भारत सरकार ने सत्यजीत राय को किस सम्मान से सम्मानित किया? भारत भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो सत्यजीत राय को भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। सत्यजीत राय की प्रसिद्ध हिंदी फिल्म कौन सी है? बरसात, सदगति, श्री 420, आवारा। सदगति इनकी प्रसिद्ध फिल्म है। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म कौन सी है? अपराजिता, जल सागर, पथेर पंचाली, देवी चारुलता। तो इनकी जो पहली बांग्ला फिल्म है वह है पथेर पांचाली। अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा में लिखा पाठ है? तो जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, आत्मकथा। ये है संस्मरण। अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से संबंधित है? अपराजिता, जलसायर, पथेर पांचाली, देवी चारुलता। तो ये संबंधित है पथेर पांचाली के अनुभवों से।
पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला? तो इसकी शूटिंग का काम चला 2.5 साल तक। इसलिए इस पाठ का भी नाम क्या है? अप्पू के साथ 2.5 साल। पथेर पांचाली की शूटिंग के समय लेखक के पास पर्याप्त क्या नहीं था? स्थान नहीं था, अनुभव नहीं था, पैसा नहीं था, कलाकार नहीं था। तो पैसा नहीं था। अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था? 5, 6, 7, 8। 6 वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था। नाजुक आवाज़ में बोलने वाले का नाम क्या था? रिया, टिया, सिया, जिया। तो नाजुक आवाज़ में बोलने वाले का नाम था टिया। कौन सा बनर्जी पथेर पांचाली में अप्पू बना? सुधीर, सुबीर, सुखबीर, सुमीर। सुबीर नाम का जो सुबीर बनर्जी जो था वो अप्पू बना था। इंदिरा ठाकुरायन की भूमिका निभाने वाली सुनने वाला देवी कितने वर्ष की थी? तो इंदिरा ठाकुरून नहीं आएगा, ठाकुरायन आएगा। ये 80 साल की थी। पालसीट गांव कोलकाता से कितने मील दूर है? 50 मील, 60 मील, 70 मील, 80 मील। पालसीट गांव कोलकाता से 70 मील दूर है। दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू किन फूलों के वन में पहुंचता है? प्लास, कास, आकाश, उजास। तो ये कास के फूलों के वन में पहुंचता है। भूलों की भूमिका के लिए कितने कुत्तों से काम लिया गया? तो भूलों की भूमिका के लिए 2 कुत्तों से काम लिया गया। अप्पू की माँ का नाम क्या था? सर्वमान्या, सर्वजया, सर्वगुणा, सर्वसंपन्ना। इसका सही उत्तर होगा सर्वजया। शूटिंग की दृष्टि से कौन सा गांव अधिक उपयुक्त था? गोपाल, बोडाल, नेबूर, चटगांव। शूटिंग की दृष्टि से बोडाल गांव अधिक उपयुक्त था। भूपेन बाबू क्या देखकर सहम गए थे? भूल, सिंह, सांप, डाकू। सांप देखकर भूपेन बाबू सहम गए थे। हिटलर कहाँ का तानाशाह था? हिटलर जर्मनी, ब्रिटेन, अमेरिका, अफगानिस्तान। जर्मनी का तानाशाह था। चर्चिल किस देश के प्रधानमंत्री थे? ब्रिटेन के थे, जर्मनी के थे, अमेरिका के थे, जापान के थे। वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अब्दुल गफ्फार खान को किस गांधी के नाम से जाना जाता था? सीमांत, पठान, श्रीमंत, संपन्न। सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला इनका पड़ोसी था, क्या था? एक धोबी था, दर्जी था, वकील था, नेता था। तो राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला इनका पड़ोसी जो था वो धोबी था। सुबोध दा किस बीमारी से ग्रस्त थे? मानसिक बीमारी, हृदय की, फेफड़ों की, पेट की। तो मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे। विदाई संभाषण पाठ के लेखक कौन है? बाल कृष्ण गुप्त, बाल मुकुंद गुप्त, बाल किशन गुप्त, बाल गोपाल गुप्त। तो सही उत्तर है बच्चों बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1862, 1863, 1864, 1865। तो इनका जन्म हुआ था 1865 को। तीसरा प्रश्न है बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था गुड़ियानी में। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय क्या थे? पत्रकार थे, अध्यापक, व्यवसायी, क्रांतिकारी। तो बाल मुकुंद गुप्त एक पत्रकार थे। बाल मुकुंद गुप्त का निधन कब हुआ था? 1902, 1904, 1906, 1907। इनका निधन हुआ था 1907 में। आप इस देश से अलग होते हैं, इसका आशय क्या है? यहाँ से निलंबित किए जाते हैं, यहाँ से भगाए जाते हैं, यहाँ से त्याग पत्र देते हैं, यहाँ से निष्कासित किए जाते हैं। तो इसका आशय है यहाँ से भगाए जाते हैं। लेखक के अनुसार वायसराय और इस देश के निवासियों के बीच कौन सी शक्ति है? लेखक के अनुसार वायसराय और इस देश के निवासियों के बीच कौन सी शक्ति है? दूसरी, तीसरी, चौथी। तो इनके बीच तीसरी शक्ति है। लॉर्ड कर्जन भारत में कितनी बार आए थे? लॉर्ड कर्जन भारत में 2 बार आए थे। बिछड़ने के समय वैर भाव छूटकर किस रस का आविर्भाव होता है? तो बिछड़ने के समय वैर भाव छूटकर शांत रस का आविर्भाव होता है। लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत आने पर कहाँ उतरे थे? मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली। सही है उत्तर है बच्चों बम्बई। लॉर्ड कर्जन इस देश में क्या फैला चले हैं? तो लॉर्ड कर्जन इस देश में प्रेम, उत्साह, आनंद, अशांति। सही है अशांति
फैला चले हैं। तो अंग्रेज अधिकारी थे, भारत में अशांति के अलावा किया ही क्या था उन्होंने। तो कोई भी वाइसराय गवर्नर जनरल था वो सिर्फ लूटता था, किसानों की बर्बादी का कारण वही था। और मध्यम वर्ग के लिए मुसीबत अंग्रेजी थे। जो पढ़े लिखे नौजवान थे उनको पैसे का लालच देकर अपनी सेना में भर्ती कर लिया, सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्ध के लिए कार्य करते थे अंग्रेज लोग। तो अशांति ही अशांति थी। लॉर्ड कर्जन ने भारतवासियों को गर्म तवे पर किसके समान नचाया? रोटी की भांति, पानी की बूंदों की भांति, घी के छोंक की भांति, मालपुए की भांति। तो पानी की बूंदों की भांति। लॉर्ड कर्जन और उनकी लेडी की कुर्सी किसकी थी? तो लॉर्ड कर्जन की कुर्सी सोने की थी। जुलूस में लॉर्ड किस पर सवार थे? हाथी, घोड़ा, ऊंट, बैल। तो जुलूस में लॉर्ड कर्जन जो थे हाथी पर सवार थे। लॉर्ड ने किस लाट के मुकाबले पटखनी खाई थी? संगी, जंगी, तरंगी, फिरंगी। तो जंगी लाट के मुकाबले पटखनी खाई थी। कितने करोड़ प्रजा के कहने पर लॉर्ड ने ध्यान न देकर बंग विच्छेद किया? तो बंगाल का विभाजन किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। तो 8 करोड़ की पब्लिक की बातों का ध्यान न रखते हुए भी बंग विभाजन लॉर्ड कर्जन ने किया था। जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो वह कहलाता है। तो जिसके हाथ में संचालन की बागडोर हो वह कहलाता है सूत्रधार। लॉर्ड की जिद किससे भी बढ़कर थी? कादिर, नादिर, सादिर, हार्दिर। तो लॉर्ड की जिद जो थी वो नादिर से भी बढ़कर थी। दिल्ली में कत्लेआम किसने किया? आसिफ जाह, नादिर शाह, शाह आलम, महमूद शाह। तो दिल्ली में कत्लेआम किया था नादिर शाह ने। जार शब्द किस देश के तानाशाहों के लिए प्रयुक्त होता था? जार शब्द रूसी तानाशाहों के लिए प्रयुक्त होता था। पहला प्रश्न है बच्चों, मोहन के पैर अनायास ही किस टीले की ओर मुड़ गए? मोहन के पैर अनायास ही, अनायास मतलब अचानक, अनायास ही किस टीले की ओर मुड़ गए? शिल्पकार, गल्पकार, कुंभकार, स्वर्णकार। तो शिल्पकार की ओर मुड़ गए। शिल्पकार क्या होता है बच्चों? जो किसी चीज़ का निर्माण करता है तो उसे शिल्पकार कहते हैं। मोहन के मन में किसकी ऑफर की अनुगुंज शेष थी? धनपत, धनराज, धनसिंह, धनराम। तो धनराम के ऑफर की अनुगुंज शेष थी। धनराम क्या काम करता था? सुनार का, लोहार का, कुंभकार का, बढ़ई का। तो धनराम क्या काम करता था? लोहार का था, जो लोहार का काम करता था। निहाई किस चीज़ का बना ठोस टुकड़ा होता है? पत्थर का, पीतल, तांबा, लोहे। तो निहाई लोहे की चीज़ का बना हुआ ठोस टुकड़ा होता है। पांचवा प्रश्न है, मोहन के पिता का नाम क्या था? धनराम, बंशीधर, चंद्रदत्त, गणनाथ। मोहन के पिता का नाम था बंशीधर। बंशीधर ने कहाँ जाकर चंद्रदत्त जी के लिए रुद्री पाठ करना था? बंशीधर ने कहाँ जाकर चंद्रदत्त के लिए रुद्री पाठ किया? गणनाथ, गजनाथ, गोनाथ, गवनाथ। तो गणनाथ जाकर रुद्र पाठ किया। कितने मील की सीधी चढ़ाई अब बंशीधर के बुत्ते की बात नहीं थी? 1, 2, 3, 4। तो 2 मील चढ़ाई अब बंशीधर के बस की बात नहीं थी। मोहन हंसुए की धार बनवाने के लिए किसके पास जाता है? गणनाथ के पास, चंद्रदत्त, त्रिलोक सिंह, धनराम। तो मोहन जाता है धनराम के पास। मोहन के प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापक कौन थे? गोपाल सिंह, त्रिलोक सिंह, रमेश सिंह, चंद्र सिंह। तो उसके प्रारंभिक जो अध्यापक थे वो थे त्रिलोक सिंह। किसकी दुकान से हुक्के का आखिरी कस खींचकर मास्टर जी विद्यालय आते थे? गोपाल सिंह, राम सिंह, श्याम सिंह, सुल्तान सिंह। तो गोपाल सिंह के हुक्के का आखिरी कस खींचकर मास्टर जी विद्यालय आते थे। गलता लोहा पाठ के लेखक कौन है? शेखर सुमन, शेखर शर्मा, शेखर जोशी, शेखर त्रिपाठी। तो सही उत्तर होगा शेखर जोशी। शेखर जोशी का जन्म कब हुआ था? 1930, 1931, 1932, 1933। सही उत्तर है 1932। शेखर जोशी को कौन सा सम्मान मिला था? पद्म श्री, पहल, ज्ञानपीठ, प्रकर। तो शेखर जोशी को सम्मान जो मिला था वह है पहल। धनराम को मास्टर जी की किस चीज़ का डर लगता था? तो धनराम को मास्टर जी की
छड़ी का डर लगा रहता था। मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य कौन था? सोहन, रोहन, जोहन, मोहन। मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य मोहन था, क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और उसको ही मॉनिटर भी बनाकर रखते थे। धनराम ने किस कक्षा तक विद्यालय का मुंह नहीं देखा? तो धनराम ने तीसरी कक्षा तक विद्यालय का मुंह नहीं देखा। बंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ किसके साथ भेजा? तो बंशीधर ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ रमेश, सुरेश, दिनेश, महेश किसके साथ भेजा था? रमेश के साथ। रमेश मोहन को क्या समझता था? भाई, नौकर, मित्र, भतीजा। तो रमेश मोहन को सिर्फ नौकर ही समझता था। मोहन ने कहाँ तक पढ़ाई की? 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं। मोहन ने पढ़ाई की 8वीं तक। मोहन धनराम से पर धार लगवाने गया। मोहन धनराम से किस पर धार लगवाने गया? कैंची, चाकू, तलवार, हंसुआ। तो हंसुआ पर धार लगवाने गया था। मोहन की आंखों में किसकी चमक थी? सर्जन की, गर्जन की, सर्जक की, तर्जक की। तो मोहन की आंखों में सर्जक की चमक थी। तो एक क्रिएटर होते हैं ना, उसको कहते हैं सर्जक। 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को कहाँ भर्ती कराया गया? 8वीं कक्षा की पढ़ाई के बाद मोहन को तकनीकी स्कूल में भर्ती कराया गया। धनराम ने जब बंशीधर से मोहन के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे कहाँ काम करते हुए बताया? तो आर्मी में, सेक्रेटरीट में, स्कूल में, पुलिस में। तो बंशीधर से मोहन के बारे में पूछा तो बंशीधर ने कहा वह सेक्रेटरीट में काम करता है। पहला प्रश्न है बच्चों, स्पीति में बारिश नामक पाठ के रचयिता कौन है? स्पीति में बारिश इस पाठ के रचयिता कौन है? कृष्णनाथ, कृष्णचंद्र, शेखर जोशी, प्रेमचंद। तो इसके रचयिता हैं कृष्णनाथ। स्पीति में बारिश ये किस विद्या से संकलित है? मतलब ये कहानी है कि निबंध है कि यात्रा है या रेखाचित्र है? तो ये एक तरह से यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, स्पीति किस राज्य की एक तहसील है? स्पीति मतलब कहाँ की जगह है, कौन से राज्य की तहसील है? हरियाणा की, पंजाब की, हिमाचल की, राजस्थान की। तो ये है हिमाचल की। अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से लाहौल स्पीति का संबंध किस माध्यम से है? तो अन्य दूरवर्ती क्षेत्रों से लाहौल स्पीति का संबंध किस माध्यम से है? वायरलेस सेट से। वसंत ऋतु में भी कितने मील तक लाहौल स्पीति में जाना कठिन है? 150 मील, 160, 170, 180। तो 170 मील तक लाहौल स्पीति में जाना कठिन है। कौन से मौसम में? वसंत ऋतु में। किसके आक्रमण से भयभीत लोग स्पीति छोड़कर भाग गए थे? जोगा सिंह, दरियाव सिंह, जोरावर सिंह, होशियार सिंह। तो जोरावर सिंह के आक्रमण से भयभीत थे लोग और ये स्पीति को छोड़कर भाग गए थे। स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील कितने से भी कम है? तो स्पीति की संख्या 4 वर्ग मील प्रति वर्ग मील 4000 से भी कम है। लाहौल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था? राजा गुलाब मल, राजा गुलाब राय, राजा गुलाब सिंह, राजा गुलाब चंद। तो लाहौल स्पीति अंग्रेजों को किसके जरिए मिला था? राजा गुलाब सिंह। लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन कौन चलाता था? बोनो, टोनो, नोनो, पोनो। तो लद्दाख मंडल के दिनों में स्पीति का शासन नोनो चलाता था। सन 1960 में लाहौल स्पीति को किस राज्य का एक जिला बना दिया गया? सन 1960 में लाहौल स्पीति को हरियाणा, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, तो पंजाब का जिला बना दिया गया। लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला कब बनाया गया? लाहौल स्पीति को हिमाचल प्रदेश का जिला 1966 में बनाया गया। लाहौल स्पीति के चारों ओर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? लाहौल स्पीति के चारों ओर पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 15,000, 16,000, 17,000, 18,000 फीट। तो इसकी पहाड़ों की ऊंचाई है 18,000 फीट। स्पीति नदी किस नदी में मिल जाती है? रावी नदी में, सतलुज में, झेलम में, व्यास में। तो ये सतलुज नदी में मिल जाती है। ये क्षेत्र वर्ष में कितने महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है? तो ये क्षेत्र 8-9 महीने मुख्य भूमि से कटा रहता है।
लाहुल में कितनी ऋतुएं हैं? 2, 3, 4, 5। तो 2 ऋतुएं हैं। एक तो वसंत ऋतु है और फिर ग्रीष्म ऋतु है। स्पीति में वर्षा कब होती है? सदा, कभी कभी, कभी नहीं, बहुत कम। तो कभी कभी होती है। स्पीति में कौन सा फल उगता है? स्पीति में कोई भी फल नहीं उगता। स्पीति में साल में कितनी फसलें होती हैं? स्पीति में साल में 1, 2, 3 या कोई नहीं, तो एक ही फसल होती है। कालिदास की वर्षा की शोभा कहाँ है? विदर्भ में, कैलाश में, विंध्याचल में, अरुणाचल में। तो कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। मध्य हिमालय किसकी पहुँच से परे है? मानव मानसून जनशून्य असीम से। तो मानसून से परे है। ओम मणि पदम हूँ किनका मंत्र है? जैनियों का, बौद्धों का, वैष्णवों का, शैवों का। तो ये बौद्धों का मूल मंत्र है। संसार और दूसरा क्या अंतय है? तो संसार और दूसरा निर्माण, निर्वाण, निर्यात, निर्वाचन। तो निर्वाण अंतय है। लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होड़ लगाना क्या है? जीवन है, उत्साह है, अंधविश्वास है, मृत्यु है। तो लेखक के अनुसार ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। कालिदास ने वर्षा का वर्णन किस रचना में किया? ऋतु संहार, ऋतु प्रहार, ऋतु संदेश, ऋतु प्रसंग। तो ये ऋतु संहार में किया। लाहुल स्पीति में सुखद संयोग किसे माना गया है? तो लाहुल स्पीति में सुखद संयोग वर्षा को माना गया है। पहला प्रश्न है, रजनी की लेखिका कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवानी, मनु भंडारी, महादेवी वर्मा। तो सही उत्तर होगा बच्चों मनु भंडारी। दूसरा प्रश्न है, रजनी किस विद्या से संबंधित है? रजनी किस विद्या से संबंधित है? तो ये कहानी, निबंध, एकांकी, पटकथा। तो ये संबंधित है पटकथा से। लीला ने मंगवा रखी थी, क्या मंगवा रखी थी? बर्फी, केसरिया रसमलाई, जलेबी, इमरती। तो लीला ने मंगवा रखी थी केसरिया रसमलाई। बच्चों हमने पढ़ा था कि अमित की माँ का नाम लीला था और उसने मिठाई इसलिए मंगवा रखी थी कि अमित का रिजल्ट आने वाला था। अमित के गणित में कम नंबर क्यों थे? बहुत ही महत्वपूर्ण, और इसी के इर्द गिर्द पूरी स्टोरी घूमती है। इसी के ऊपर पाठ रचा गया है, कहानी लिखी गई है, ये पटकथा लिखी गई है कि अमित को गणित में कम नंबर क्यों थे। ट्यूशन लेने से, ट्यूशन न लेने से, कम पढ़ने से, प्रश्न गलत होने से। बच्चों अगर आपने ये पाठ नहीं पढ़ा है तो सीधी सी बात है, आप इसका उत्तर ये करोगे कि ट्यूशन न लेने से उसको नंबर कम आए थे। हकीकत तो यही है कि इसका उत्तर तो यही होगा ट्यूशन न लेने से। लेकिन अगर ट्यूशन ले लेता और पढ़ाई में कमज़ोर होता तो भी उसको नंबर अच्छे आते। उसने ट्यूशन नहीं ली, इसकी चिढ़ के कारण उसके टीचर ने उसको गणित में नंबर नहीं दिए थे, जबकि अमित बहुत ही मेधावी छात्र था। मैथ्स के सर थे, क्या नाम था मैथ्स के सर का? मिस्टर शर्मा, मिस्टर पाठक, मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गर्ग। तो मैथ के सर थे मिस्टर पाठक। लीला 2 गिलासों में क्या लेकर आई थी? दूध लेकर आई, शरबत, शिकंजी, जूस। तो लीला 2 गिलासों में शिकंजी लेकर आई थी। जो नींबू पानी होता है उसको शिकंजी कहते हैं। अमित को मैथ्स में कुल कितने नंबर मिले थे? अमित को मैथ्स में 72 नंबर मिले थे, 72, जबकि उसने पेपर फुल मार्क्स वाला किया था। रजनी के पति घर क्या भूल गए थे? घड़ी, मोबाइल, फाइल, चाबियाँ। तो रजनी के पति फाइल भूल गए थे, लेकिन जब रजनी को फ़ोन किया तो रजनी घर पर नहीं थी। कहाँ गई थी ये आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। रजनी के द्वारा भेजी गई स्लिप कहाँ थी? डायरेक्टर के पास, चपरासी की जेब में, डस्टबिन में, मेज़ पर। तो चपरासी की जेब में थी। बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद कितनी ग्रांट देता है? तो बोर्ड प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के बाद 90% ग्रांट देता है। रजनी ने किसे इश्यू उठाने के लिए कहा था? हेडमास्टर को, डायरेक्टर को, पति को, संपादक को। तो रजनी ने ये मुद्दा उठाने की बात कही थी संपादक से।
क्योंकि वह पहले हेडमास्टर से मिल चुकी थी, उसके बाद जो डायरेक्टर था उससे भी मिल चुकी थी एजुकेशन का, लेकिन बात नहीं बनी तो फिर संपादक के पास जाती है। किस तारीख को पेरेंट्स की एक मीटिंग होनी निश्चित हुई थी? 20, 22, 25, 30। तो 25 तारीख को मीटिंग होनी निश्चित हुई थी। रजनी रसमलाई किसके मुंह में डालती है? रजनी रसमलाई अमित के मुंह में डालती है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू किसने कहा? उसके पति ने। रसोई से हाथ पहुँचते हुए कौन निकलती है? रजनी, लीला, शीला, माला। तो रसोई से हाथ पूछते हुए निकलती है शीला। बहुत मेधावी बच्चा है अमित के लिए, ये किसने कहा? रजनी ने, हेडमास्टर ने, लीला ने, पाठक सर ने। तो ये बात कही रजनी ने। पाठक सर से कुल कितने लड़के ट्यूशन लेते थे? तो पाठक सर से कुल 22 लड़के ट्यूशन लेते थे। अब ये रजनी कोई और मुसीबत न खड़ी करे। कथन किसका है? हेडमास्टर का, डायरेक्टर का, रजनी के पति का, लीला का। तो ये कथन लीला का है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। कथन किसका है? हेडमास्टर का, डायरेक्टर का, संपादक का, रजनी के पति का। तो ये कथन है संपादक का। संपादक किसके द्वारा राइट ऑफ फ्लैश करवाएगा? संपादक किसके द्वारा राइट ऑफ फ्लैश करवाएगा? पीटीआई, पीटीसी, पीटीटी, पीटीडी। तो ये पीटीआई से राइट अप करवाएगा। मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों किसने स्वीकार कर लिया? हेडमास्टर ने, डायरेक्टर ने, बोर्ड ने, संपादक ने। तो मीटिंग में प्रस्तुत प्रस्ताव को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया बोर्ड ने। निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर क्या ऑर्गेनाइज किए? तो निर्देशक ने नई शिक्षा प्रणाली पर प्रदर्शनी, सेमिनार्स, नुक्कड़ नाटक, संगीत सम्मेलन, इसमें से आएगा सेमिनार कंडक्ट किए। डायरेक्टर के दफ्तर में रजनी की स्लिप कहाँ थी? तो डायरेक्टर के पास थी, चपरासी की जेब में थी, डस्टबिन में थी, रजनी के पास थी। तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन बच्चों। चपरासी की जेब में थी स्लिप। रजनी में कितने हृदय हैं? 2, 4, 5, 7। 7 इसका सही जवाब है। रजनी को अपने घर में ही किसकी सुगंध आई थी? तो केसर की सुगंध आई थी। पहला प्रश्न है, जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? जामुन का पेड़ कहानी किसके द्वारा रचित है? जवाहरलाल नेहरू, मनु भंडारी, कृष्णचंद्र, प्रेमचंद। तो ये कहानी रचित है कृष्णचंद्र। जामुन का पेड़ कैसी कथा है? गंभीर है, हास्य व्यंग्य है, वीरतापूर्ण है, त्रासद है। तो ये जो कथा है ये है हास्य व्यंग्य। सेक्रेटेरिएट के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? सेक्रेटेरिएट के लॉन में कौन सा पेड़ गिरा था? जामुन का पेड़ गिरा था। किसने पहली बार देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा पड़ा था? क्लर्क ने, सेक्रेटरी ने, माली ने, सुप्रिटेंडेंट ने। तो ये सबसे पहले देखा माली ने। किसने कहा कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है? माली ने, क्लर्क ने, सुप्रिटेंडेंट ने, अंडर सेक्रेटरी ने। तो ये किसने कही ये बात कि पेड़ के नीचे दबा आदमी निकाला जा सकता है? तो ये बात कही माली ने। पेड़ किस विभाग से संबंधित था? कृषि विभाग से, वित्त विभाग से, राज्य विभाग से, वन विभाग से। तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये संबंधित था। सही उत्तर होगा बच्चों कृषि विभाग से। पेड़ के नीचे दबे व्यक्तियों को किसने खाना खिलाया था? पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को आएगा, यहाँ पर व्यक्तियों नहीं आएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति दबा था। तो ये यहाँ पर व्यक्तियों को सही कर लेना, व्यक्ति आएगा। पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किसने खाना खिलाया था? कांस्टेबल ने, माली ने, सुप्रिटेंडेंट ने, क्लर्क ने। तो माली ने खाना खिलाया था। पेड़ आदमी के शरीर पर किस जगह गिरा था? तो टांग पर, कुल्ले पर, पीठ पर, छाती पर। तो कुल्ले पर गिरा हुआ था। यदि पेड़ नहीं काटा जा सकता तो इस आदमी को ही काट दो। किसने कहा? माली ने, मंचले ने, क्लर्क ने, कांस्टेबल ने। तो एक ऐसे ही शरारती इंसान था, उसने कहा कि पेड़ को नहीं काट सकते तो आदमी को काट दो, आधा इधर से खींच लेना, आधा इधर से खींच लेना।
मेडिकल डिपार्टमेंट ने जांच के लिए किसे भेजा था? कंपाउंडर को, सर्जन को, केमिस्ट को, फिजिशियन को। तो ये भेजा था सर्जन को। दबा हुआ व्यक्ति पेशे से क्या था? मतलब उसका बिजनेस, उसका काम, उसकी जॉब क्या थी? तो दबा हुआ व्यक्ति अध्यापक, कवि, दुकानदार, संवाददाता था। तो वह था कवि। कवि का उपनाम क्या था? ओम, ओस, ओज, ओ। तो उसका उपनाम था ओस। कवि की नव प्रकाशित रचना का क्या नाम था? ओस के फूल, धुंध के फूल, कोहरे के फूल, बूंद के फूल। तो उसकी रचना का नाम था ओस के फूल। कवि के मर जाने के बाद किसे वजीफा दिया जा सकता था? पत्नी को, पुत्र को, पिता को, माता को। तो कवि के मर जाने के बाद वजीफा दिया जाता था, पत्नी को दिया जा सकता था। सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी किसने अपने सर पर ले ली थी? राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, मुख्यमंत्री ने। तो सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने अपने सर पर ले ली थी। रात को बड़े जोर का क्या चला था? झगड़ा, झक्कड़, झंझट, झंझार। तो रात को बड़े जोर से झक्कड़ चला था। बेचारा जामुन का पेड़ कितना फलदार था? ये कथन किसका था? कलर का, माली का, चपरासी का, कांस्टेबल का। तो ये कलर का कथन था। तुम्हारी फाइल चल रही है, उम्मीद है कल तक फैसला हो जाएगा। कथन किसका है? कलर का, माली का, चपरासी का, सुप्रीडेंट का। तो ये कथन था माली का। दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया? तो एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, कल्चरल, प्रोफेशनल। तो ये विभाग से माना गया, कल्चरल विभाग से। पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? सुप्रीडेंट ने, मंत्री ने, सचिव ने, प्रधानमंत्री ने। अंतिम आदेश दिया प्रधानमंत्री ने। प्रश्नों के साथ साथ उत्तर भी हैं, जो कि मैं आपको सरल भाषा में समझाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, भारत माता किसके द्वारा रचित पाठ है? भारत माता किसके द्वारा रचित पाठ है? प्रेमचंद, जवाहरलाल नेहरू, कृष्णनाथ, कृष्णचंद्र। तो भारत माता है वह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित पाठ है। दूसरा प्रश्न, ये पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? तो ये पाठ हिंदुस्तान की कहानी का कौन सा अध्याय है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये है पांचवा अध्याय। भारत किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। तो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। खैबर दर्रा किस दिशा में है? उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण उत्तर। तो ये है उत्तर पश्चिम में। कन्याकुमारी किस दिशा में है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। कन्याकुमारी है दक्षिण में। सबसे अधिक प्रश्न कौन पूछते थे? मजदूर, किसान, व्यापारी, डॉक्टर। तो सबसे अधिक प्रश्न इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू से किसान पूछते थे। भारत माता दरअसल क्या है? जमीन, सेना, नेता, करोड़ों देशवासी। तो भारत माता दरअसल करोड़ों देशवासी हैं। किसने ये उत्तर दिया था? भारत माता से उनका मतलब धरती से है। तो ये उत्तर किसने दिया था? जाट ने, अध्यापक ने, नेता ने, डॉक्टर ने। ये उत्तर दिया था जाट ने। महदूद नज़रिया कैसा होता है? विस्तृत, सीमित, मध्यम, निकृष्ट। तो महदूद नज़रिया सीमित होता है। ये सा, इसका क्या अर्थ होता है? एक समान, अलग अलग, विभाजित, मजबूत। बच्चों, इसका अर्थ होता है एक समान। किस सन के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई थी? 20, 30, 40, 50। तो 30 के बाद आर्थिक मंदी पैदा हुई थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, राष्ट्रपिता। तो आपको पता ही है, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति कौन थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेहरू जी बच्चों के बीच में किस रूप में जाने जाते थे? तो नेहरू जी बच्चों के बीच में चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते हैं। नेहरू जी का जन्म किस सन में हुआ? 1888, 1889, 1891, 1892। तो इनका जन्म हुआ 1889। नेहरू जी की मृत्यु कब हुई थी? 1961, 1962, 1963, 1964। 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। पहला प्रश्न है,
आत्मा का ताप पाठ के रचयिता कौन है? सैयद हैदर रजा, सैयद अहमद रजा, सैयद जलाल रजा, सैयद मोहम्मद रजा। सही उत्तर होगा बच्चों सैयद हैदर रजा। आत्मा का ताप साहित्य की किस विद्या से संबंधित है? कहानी, आत्मकथा, जीवनी, रेखाचित्र। तो ये आत्मकथा है। कहाँ के स्कूल में लेखक ने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? मुंबई, जबलपुर, नागपुर, जामनगर। तो लेखक ने नागपुर की स्कूल में कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। लेखक कहाँ ड्राइंग का अध्यापक बन गया था? रायपुर, गोंदिया, चंद्रपुर, अकोला। तो लेखक बन गया था अकोला में। जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए मध्य प्रांत की कौन सी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी? तो इस जे स्कूल ऑफ आर्ट में अध्ययन के लिए सरकारी छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। सरकार ने कहाँ ड्राइंग अध्यापक देने की पेशकश की थी? चंद्रपुर, नागपुर, अकोला, गोंदिया। तो सरकार ने अकोला में ड्राइंग अध्यापक देने की पेशकश की थी। लेखक ने कहाँ रहने का निश्चय किया था? कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। लेखक ने मुंबई रहने का निश्चय किया था। लेखक को रहने का स्थान किस ड्राइवर ने दिया था? टैक्सी ड्राइवर ने, ट्रक ड्राइवर ने, बस ड्राइवर ने, थ्री व्हीलर ने। तो लेखक को रहने का स्थान दिया था टैक्सी ड्राइवर ने। टैक्सी ड्राइवर का नाम क्या था? गाल्फ, राल्फ, गोल्फ, रोल्फा। तो टैक्सी ड्राइवर का नाम था राल्फ। सन 1948 में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का कौन सा पदक मिला था? सन 1948 में बॉम्बे आर्ट्स सोसाइटी का कौन सा पदक मिला था? रजत, स्वर्ण, कांस्य, कोई भी नहीं। तो स्वर्ण पदक मिला था। किस सरकार ने लेखक को छात्रवृत्ति दी थी? अमेरिका की सरकार ने, इंग्लैंड की सरकार ने, रूस की सरकार ने या फ्रांस की सरकार ने? तो फ्रांस की सरकार ने छात्रवृत्ति दी थी। रुडॉल्फ वैन लेडेन की कला समीक्षा कहाँ छपी थी? तो रुडॉल्फ वैन लेडेन की कला समीक्षा टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी। रजा के दोनों चित्र कितने रुपए में बिके थे? तो रजा के दोनों चित्र 40-40 रुपये में बिके थे। लेखक कब जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बना? तो लेखक 1947 में जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का नियमित छात्र बना। अगला प्रश्न है, लेखक फ्रांस के लिए किस महीने में निकला? मार्च, अप्रैल, जुलाई, सितंबर। तो लेखक फ्रांस के लिए सितंबर महीने में निकला। चित्रकला किसकी आवाज़ है? समाज की है, पेट की है, दिमाग की है, अंतरात्मा की है? तो चित्रकला अंतरात्मा की आवाज़ है। किसमें कहा गया कि जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है? रामायण में, महाभारत में, रामचरितमानस में, गीता में, उपनिषद में? तो ये बात कही गई गीता में कि जीवन में जो कुछ भी है तनाव के कारण है। लेखक ने एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में किस पद पर कार्य किया? राइटर, फोटोग्राफर, डिजाइनर, पेंटर। तो लेखक ने डिजाइनर के पद पर कार्य किया। कहाँ पर? एक्सप्रेस ब्लॉक स्टूडियो में। प्रोफेसर वाल्टर लैंगहैमर किस अकादमी के प्रोफेसर थे? वेनिस, पेरिस, वियना, बर्लिन। तो ये वेनिस अकादमी के प्रोफेसर थे। कौन? वाल्टर लैंगहैमर। लेखक के पिता का देहांत कब हुआ? मई 1947 में, मई 1948 में, मई 1949 में, मई 1950 में? तो 20 मई 1948 में लेखक के पिता का देहांत हुआ। सन 1948 में लेखक ने कहाँ जाकर चित्र बनाए थे? मनाली, नैनीताल, श्रीनगर, महाबलेश्वर। तो श्रीनगर में जाकर चित्र बनाए थे। हेनरी कार्टिन बेसा कहाँ का प्रसिद्ध फोटोग्राफर था? जर्मनी का, इटली का, रूस का, फ्रांस का? तो ये फ्रांस का फोटोग्राफर था। लेखक के जीवन का कहाँ का दौर जागृति का चरण था? पेरिस, बम्बई, गोंदिया, अकोला? तो ये बम्बई के जागृति का चरण था। लेखक ने जीनियस किसे कहा? मातिस को, सागाल को, पिकासो को, सेजा को? पिकासो को जीनियस कहा। सैयद हैदर रजा का जन्म कब हुआ था? सैयद हैदर रजा का जन्म 1922 में हुआ था। कबीरदास के पद। आज हम इस कविता के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने वाले हैं। सभी जो MCQs लिए गए हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से अच्छे हैं, महत्वपूर्ण हैं। क्लास 11th से हिंदी RO के सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं।
एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले सभी वीडियो विस्तार से समझ लें, उसके बाद आप एमसीक्यूज़ की वीडियो देखेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्न। एक एक खाक घड़े सब भांडे, यहाँ भांडे शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? बर्तनों, जीवों, भाटों, भांडों। तो यहाँ एक एक खाक घड़े सब भांडे का अर्थ है कि एक ही मिट्टी से सभी को बनाया गया है। तो जिस तरह से कुम्हार एक ही मिट्टी से सारे बर्तन बनाता है, मिट्टी के बर्तन बनते हैं ना, वैसे ही ईश्वर भी एक ही मिट्टी से सभी जीवों का निर्माण करता है। तो इसका सही उत्तर होगा जीवों के लिए यहाँ ये शब्द प्रयोग किया गया है। दूसरा, संसार किसे देखकर लालच में पड़ जाता है? मंदिर, मस्जिद, माया, मुक्ति। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा माया। हम तो एक एक करी जाना, पद में कवि ने स्वयं को क्या कहा है? तो हम तो एक एक करी जाना, तो कवि ने स्वयं को यहाँ दीवाना कहा है। जैसे बाड़ी काष्ठ की काटे में बाड़ी क्या है? तो जिस तरह से बढ़ई काठ की लकड़ी को काटता है, तो यहाँ बाड़ी क्या है? ये बढ़ई के लिए आया है। जो कारपेंटर होता है ना, जो काठ की लकड़ी से अलग अलग फर्नीचर बनाता है, उसको बढ़ई कहते हैं। हम तो एक एक करी जाना, पद में कवि ने ईश्वर के प्रतीक के रूप में किसे माना है? तो यहाँ इसका सही उत्तर आएगा बढ़ई आएगा, लेकिन यहाँ पर कुमार दिया हुआ है जो गलत है। संतो देखत जग बोराना, पद में कवि ने किस पर प्रहार किया है? तो यहाँ पर आडंबरों पर, जो दिखावे की चीज़ें होती हैं और अंधविश्वास की बातें होती हैं, तो वहाँ पर कवि ने प्रहार किया है। संतो देखत जग वीराना में, वीराना क्या है? मतलब बोराना में, बोराना मतलब बावला। केतिक कहाँ कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर देखो बच्चों, कहाँ कहा नहीं माने, सहजे सहज, तो कहाँ और कहा इनमें दो बार कह का प्रयोग हुआ है। फिर सहजे समान सहज, तो इसमें स का दो बार, समाना मतलब तीन बार प्रयोग हुआ है। स शब्दों में लगातार तीन बार से आया है। और यहाँ पर केतिक कहा कहाँ, तो इसमें भी तीन बार कह आया है। तो इस बार बार वर्णों की अगर आवृत्ति होती है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आसन मारी ढींब धरी बैठे में ढींब धरना क्या है? तो ढींब धरना है आडंबर करना। आपस में दो लरी लरी मुए, लरी लरी मतलब लड़ कर मर रहे हैं। मरम न काहू जाना में कवि ने किसके मर्म को न जानने की बात कही है? तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ कर मरते हैं, लेकिन कोई भी उसका अर्थ नहीं जानता, उसका धर्म नहीं जानता है। तो यहाँ मर्म का अर्थ है धर्म। अज्ञानी गुरु की शरण में जाने वाले शिष्य की बाद में क्या दशा होती है? उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, वह समाधि लगाता है, वह स्वयं गुरु बन जाता है, वह पछताता रहता है। तो वह पछताता रहता है। संतो देखत जग बोराना, पद में कवि का स्वर कैसा है? तो कवि का जो स्वर है वह विद्रोह जैसा है। मुरीद क्या होता है? मुर्दा, मुर्गा, शिष्य, मानस। तो मुरीद होता है शिष्य। तदबीर किसे कहते हैं? बच्चों हम पढ़ रहे थे, तदबीर किसे कहते हैं? तो किस्मत, ढंग, तारीफ, उपाय, उपाय को तदबीर कहते हैं। इस्लाम धर्म की धार्मिक पुस्तक का क्या नाम है? इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ है। और हमारी गीता है, महाभारत है, रामायण है। और मानव शरीर का निर्माण कितने तत्वों से माना जाता है? तो मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से माना जाता है। पीपर पाथर पूजन लागे में कौन सा अलंकार है? ये फिर से अनुप्रास अलंकार आया है, क्योंकि तीनों शब्दों में देखो पै से शुरुआत हो रही है। तो बार बार अगर वर्णों की आवृत्ति हो तो
वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। पीपर पाथर पूजन, लगातार प। कबीर का जन्म कब हुआ था? कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था। कबीर की मृत्यु ये 1518 में। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई? मगहर में हुई। कबीर की रचना का नाम बीजक है। दोजक क्या है? दोजक नरक है। नरक को यहाँ पर दोजक कहा गया है। संसार में सत्यवादी का लोग क्या करते हैं? सत्यवादी लोगों को लोग मारते हैं। कैसे व्यक्ति का संसार में लोग विश्वास करते हैं? जो झूठे होते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की भाषा को क्या कहा? तो कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर जी को भाषा का डिक्टेटर कहा है। क्लास 11 से हिंदी आरओ चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पहले ही हो चुका है। मीराबाई के पद हम पढ़ चुके हैं। आज इस कविता से हम प्रश्न करेंगे जो कि वस्तुनिष्ठ हैं, एमसीक्यूज हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपकी तैयारी अच्छी करवा पाएंगे। तो कविता का नाम है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। इससे पहले हमने कबीर के पद पढ़े। आपको बताना है कि कबीर का जन्म कौन से सन में हुआ था। चलिए शुरू करें। मीराबाई के पद से मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई। आपको पता है मीराबाई कृष्ण जी की भक्त थी और उनके इस कविता से हमने ये जाना था कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानूंगी। वही मेरे आराध्य हैं, वही मेरे ईश्वर हैं और वही मेरे पति हैं। उनके अलावा मेरा दुनिया में कोई नहीं है। तो मीराबाई ने लोक लज्जा संतों के साथ बैठ कर अपनी खो दी थी, मान मर्यादा खो चुकी है, लेकिन फिर भी कृष्ण भगवान को ही अपना पति मानती हैं। मीरा के काव्य की मूल भाषा क्या है? तो मीरा के काव्य की मूल भाषा राजस्थानी है, क्योंकि वो वैसे भी राजस्थान से ही थी। छाई दई कुल की कहानी, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी है कोई में कौन सा अलंकार है? तो देखो बच्चों, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करी कोई। तो यहाँ पर कह कितनी बार आया है? इस तरह से ये बार बार वर्ण की आवर्ती होने से ये अनुप्रास अलंकार है। कवियत्री ने प्रेम बेल किस जल से सींचकर बोई है? तो आंसू के जल से सींचकर बोई है। कवियत्री की प्रेम बेल पर कौन से फल लगे हैं? तो कवियत्री की प्रेम बेल पर आनंद के फल लगे हैं। कहा करी कोई, कहा से क्या है कि किसी की परवाह नहीं करना। दधी मथी घृत काढ़ी लियो, कि दही मत कर, घृत मतलब घी, काढ़ी मतलब निकाल लियो। तो इस पंक्ति का आज से क्या है? इस पंक्ति का अगर मतलब अन्य तरीके से आज से देखें तो कुछ और है। सीधे तरीके से तो ये है कि दही मिलाकर घी निकाल लिया, लेकिन इसका कवियत्री की नज़र में, मीराबाई की नज़र में, उनकी दृष्टि के अनुसार इसका आशय है कि जो ईश्वर भक्ति का सुसार तत्व है वो ग्रहण कर लिया और बाकी की चीज़ें छोड़ दी। तो यहाँ पर आएगा सार तत्व ग्रहण करना। जगत देखी रोई का क्या आशय है? तो जगत राम को देखकर रोने लगना, संसार की बनावट को देखकर रोना, संसार में प्राणियों को मोह माया में लिप्त देखकर दुखी होना, संसार की चाल देखकर रोना। तो संसार में जितने लोग दुखी हैं ना, मोह माया से पीड़ित हैं, उनको देखकर दुखी होना इस पंक्ति का अर्थ है। मीरा किसके सामने नाचती है? तो मीरा श्री कृष्ण के सामने नाचती है। मीरा का जन्म किस सन में हुआ था? मीरा का जन्म 1498 में हुआ था और इसकी मृत्यु 1546 में हुई थी। मीरा का जन्म किस गांव में हुआ था? मीरा का जन्म कुड़की में हुआ था। मीरा किसकी भक्त थी? श्री कृष्ण की थी। लोग मीरा को क्या कहते हैं? लोग मीरा को बावरी कहते हैं, क्योंकि वो एकदम बावलों की जैसे ही कृष्ण की भक्ति में रम गई है। उसको शुद्ध बुद्धि नहीं है, न मान मर्यादा का ध्यान है।
राणा ने मीरा को पीने के लिए किसका प्याला भेजा? तो राणा ने मीरा को पीने के लिए जहर का प्याला भेजा था, मतलब इसका सही उत्तर है विष। कुटुंब के लोगों के लिए मीरा ने किस शब्द का प्रयोग किया है? तो कुटुंब के लोगों ने मीरा ने कुटुंब के लोगों के लिए न्यात शब्द का प्रयोग किया है। आरओ से चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है पथिक। इसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इससे पहले हमने कबीर और मीरा के पद पढ़ लिए हैं, उनके प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपने वो MCQs वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देखें, और उसमें से मीराबाई के पद से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है कि मीराबाई को जहर का प्याला किसने भेजा था? मीराबाई को जहर का प्याला किसने भेजा था? और दूसरा प्रश्न ये है कि मीराबाई कहाँ से बिलोंग करती थी? मीराबाई कहाँ की कवयित्री थी? चलिए शुरू करें आज के प्रश्न। कवि किसके घर में कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है? हम पढ़ रहे हैं पथिक कविता। तो कवि किसके घर के कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है? प्रिय के, बादल के, सम्राट के, समुद्र के। तो कवि समुद्र के कोने कोने में जी भरकर फिरना चाहता है। निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का, मानो कांत का गूढ़ा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार आया है? बच्चों, हमने प्रश्नों के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से हम एक एक अलंकार को समझते जा रहे हैं। अगर आप सभी प्रश्न भी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आपका अलंकार का टॉपिक क्लियर हो जाता है। हमने पिछले 2 वीडियो में अनुप्रास अलंकार को समझ लिया है। आज इस पंक्ति के माध्यम से हमें पता चलेगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो निकल रहा है जल निधि तल पर, दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का, मानो कांत का गूढ़ा। तो जहाँ पर ज्यों, मानो ऐसे शब्द आते हैं तो समझो वो उत्प्रेषा अलंकार है। तो यहाँ पर मतलब एक तरह से कल्पना की गई है। तो जहाँ पर कल्पना का भाव हो, जैसे वह ऐसे रो रहा था मानो, आगे हम कुछ भी बोल दें उसके लिए, तो इस तरह से जैसे हम उसका कल्पना कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है या कैसा लग रहा था, तो वहाँ पर उत्प्रेषा अलंकार होता है। तो यहाँ पर देखो, मानो कांत का गूढ़ा में उत्प्रेषा अलंकार आएगा। लक्ष्मी की सवारी लाने के लिए समुद्र ने कैसी सड़क बनाई है? सोने की, चांदी की, हीरों की, मोतियों की। तो यहाँ पर आएगा सोने की। निकल रहा जल निधि तल पर में जल निधि का क्या अर्थ है? तो जल निधि कहते हैं समुद्र को। सस्मित वदन जगत का स्वामी, मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो यहाँ पर देखो, जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। तो यहाँ पर जो निर्जीव वस्तुएं हैं, जो हिलडुल नहीं सकती, जो एक जगह स्थिर हैं, जिसमें ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके लिए भी अगर कवि ये लिखे कि वह आता है, वह ये कार्य करता है, तो वहाँ पर एक तरह से मानव के जैसे हाव भाव बताए गए हैं। तो वहाँ आएगा मानवीकरण अलंकार। जैसे सूर्य, चंद्रमा लोगों को देख देख कर खिलखिलाता है, तो क्या चंद्रमा हंसता है? क्या खिलखिलाता है? लेकिन चंद्रमा को मानव के जैसे बताया गया है, उसके भाव मानव के जैसे यहाँ पर बता दिए गए। तो इसका मतलब है कि उसकी तुलना मानव से की गई है, मनुष्य से की गई है, और इसलिए जो चीज़ें मनुष्य जैसे नहीं हो सकती लेकिन फिर भी उनको मान लिया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें आएगा मानवीकरण अलंकार। कवि ने जगत का स्वामी किसे कहा है? तो कवि ने बच्चों जगत का स्वामी यहाँ पर देख लेते हैं, सूर्य को कहा है। मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झरते हैं। मैं आत्म प्रलय से क्या आशय है?
एकदम से भाव विभोर हो जाना। कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है ये प्रेम कहानी। कवि किसकी प्रेम कहानी को मधुर मनोहर और उज्जवल बता रहे हैं? तो यहाँ बता रहे हैं प्रकृति की। कवि ने प्रेम के राज्य को अतिशय क्या बताया है? कवि ने प्रेम के राज्य को अतिशय क्या बताया है? तो अतिशय का मतलब होता है अत्यधिक। तो प्रेम के राज्य को अत्यधिक सुंदर बताया है। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म किस सन में हुआ था? 1881 में, जो कि पथिक कविता के रचयिता हैं। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोडरीपुर में। इनका देहांत किस सन में हुआ? 1962। रामनरेश त्रिपाठी की रचना कौन सी है? पथिक। सूर्य के सम्मुख आकाश में कौन नृत्य कर रही है? वारिद माला, मतलब बादलों की कतार है वो सूर्य के सामने नृत्य कर रही है। वारिद होते हैं बादल। कवि किस पर बैठकर आकाश में विचरण करना चाहता है? तो कवि घन, मतलब घन क्या होते हैं बच्चों? वही बादल, बादलों पर बैठकर आकाश में विचरण करना चाहता है। कैसी हवा बह रही है? सुगंधित हवा बह रही है। रत्नाकर के घर में कवि किस पर बैठकर फिरना चाहता है? तो रत्नाकर भी किसको कहा गया? समुद्र को। तो रत्नाकर के घर में लहर पर बैठकर कवि फिरना चाहता है। फूल सांस लेकर सुख की आनंद महक उठते हैं में अलंकार है। फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं में अलंकार है। तो देखो बच्चों, फूल क्या कभी सांस लेते हैं क्या? नहीं ना। तो यहाँ पर मनुष्य के जैसे जिस तरह से मनुष्य सांस लेते हैं वैसे ही फूलों को बताया गया है। तो इसके लिए मनुष्य से तुलना होने पर फूलों की यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मतलब तुलना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य के जैसे हाव भाव है ना, वैसे जैसे फूल, सूर्य, चंद्रमा, आकाश, बादल, इनको बता दिया जाए मनुष्य के जैसे कार्य करते हुए, तो उनको कहते हैं मानवीकरण अलंकार। तो फूल सांस लेकर मतलब आनंद से महकते हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। रत्नाकर क्या करता है? रत्नाकर बच्चों समुद्र को कहा गया है, तो रत्नाकर गर्जन करता है। हे अनुराग भरी कल्याणी कौन हो सकती है? तो यहाँ पर अनुराग भरी कल्याणी पत्नी को कहा गया है। कविता का नाम है वे आँखें। इससे पहले हम 3 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। 3 पोइम के महत्वपूर्ण MCQ देख चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करें। वे आँखें कविता पंत जी के किस दौर की कविता है? छायावादी, प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, रहस्यवादी? तो इसका सही उत्तर होगा प्रगतिवादी। वे आँखें कविता प्रगतिवादी दौर की कविता है। वे आँखें कविता में किसकी दयनीय दशा का वर्णन किया गया है? किसान, विधवा, मजदूर, वृद्ध। तो यहाँ पर सही उत्तर है किसान की दयनीय दशा का वर्णन किया गया है। भरा दूर तक उसमें दारुण दन्य दुख का नीरव रोदन में कौन सा अलंकार है? बच्चों मैंने आपको बताया था अगर वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए, दन्य, दुख, दारुण, यहाँ पर द की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। 4th क्वेश्चन है, दारुण दन्य दुख का नीरव रोदन किसकी आंखों में भरा हुआ है? विधवा, वृद्ध, किसान, मजदूर। तो ये यहाँ पर सही उत्तर है किसान। किसान की आंखों में कौन से खेत लहरा रहे हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। फसलों से लहलाते, वर्षा के बिना सूखे, उसके पड़ोसी के जिनसे वह बेदखल हो गया। तो सही उत्तर आएगा किसान की आंखों में जिनसे वह बेदखल हो गया है वे खेत लहरा रहे हैं। कारकुनों कौन होते हैं? तो कारकुनों बच्चों जमींदार के कारिंदे होते हैं। कुरकुई वर्गों की जोड़ी। तो यहाँ पर वर्ग क्या है? तो पलंग, हल, बैल, गाड़ी। बैल यहाँ पर सही उत्तर होगा। कवि ने उजरी के नाम से किसे संबोधित किया है? तो यहाँ पर उजरी के नाम से गाय, बेटी, पत्नी, बहू, चारों में से कौन आएगा? सही उत्तर है गाय।
किसान की पत्नी की मृत्यु कैसे हो गई थी? कैंसर से, बिना दवा के, हैजे से, तपेदिक से। तो बिना दवा के उसकी मृत्यु हो गई थी। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म किस सन में हुआ? तो इनका जन्म 1900 में हुआ। और देहांत इनका किस सन में हुआ? तो इनका देहांत 1977 में हुआ। सुमित्रा नंदन पंत का बचपन का नाम क्या था? गोसाई दत्त, गणेश दत्त, गंगा दत्त, गोविंद दत्त। तो इनके बचपन का नाम था गोसाई दत्त। भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, पद्मश्री। तो भारत सरकार ने सुमित्रा नंदन पंत जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया। किसान की आंखें अंधकार की किस जैसी हैं? तो किसान की आंखें कालिमा, घनापन, गुफा, चादर। यहाँ उत्तर आएगा गुफा के जैसी है। कारकुनों की लाठी से किसान का कौन मारा गया? तो कारकुनों की लाठी से किसान का पुत्र मारा गया। किसान का घर बार किसने बिका दिया आएगा यहाँ पर कि किसान का घर बार किसने बेच दिया? जमींदार, पटवारी, महाजन, पुत्र। उत्तर आएगा महाजन ने। बिना देखरेख के किसकी मृत्यु हो गई थी? पतोहू, बिटिया, बेटा, पत्नी। तो बिटिया की मृत्यु हो गई थी। पैर की जुत्ती किसे कहा गया है? बैल को, जोरू को, पतोहू को, पुत्र को। तो यहाँ पर सही उत्तर आएगा जोरू को पैर की जुत्ती कहा गया है। किसकी शुद्ध करने से किसान की छाती फट जाती है? तो पत्नी की, पुत्र की, बिटिया की, बैल की। किसकी शुद्ध करने से? पुत्र की शुद्ध करने से किसान की छाती फटती है। पतोह को किसने पकड़ मंगवाया था? जमींदार ने, महाजन ने, कोतवाल ने, नेता ने। सही उत्तर आएगा कोतवाल ने। क्लास 11 से आरओ का चैप्टर नंबर 5 यानी कि आज की हमारी कविता है घर की याद। इस कविता का विश्लेषण और भावार्थ हमने वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिएगा। आज हम इसके महत्वपूर्ण एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 4 लेसन के वीडियोज कंप्लीट कर चुके हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न है, घर की याद कविता किस कवि की रचना है? तो घर की याद कविता भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। कवि ने घर की याद कविता कहाँ लिखी थी? छात्रावास में, विदेश यात्रा में, कारावास में, विद्यालय में। तो ये लिखी थी कारावास में, मतलब जेल में लिखी थी। कवि को किस ऋतु में घर की याद आती है? वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में। तो कवि को घर की याद आती है वर्षा ऋतु में। जब वो जेल में होते हैं तब उनको अपने घर की याद आती है। कवि ने घर को किससे भरा पूरा बताया? तो कवि ने घर को खुशी से भरा पूरा बताया। कवि ने घर में उसके कितने भाई हैं? कवि के घर में उसके कितने भाई हैं? 4, 3, 2, 1। तो कवि के उसके घर में 4 भाई हैं। कवि की कितनी बहनें हैं? 2, 3, 4, 5। तो कवि की बहनें भी 4 हैं। कवि के पिता को एक क्षण भी क्या नहीं व्यापा है? तो कवि के पिता को एक क्षण भी बुढ़ापा नहीं व्यापा है। कवि के पिता के बोलने से किसकी गर्जना सुनाई देती है? तो कवि के बोलने से सिंह की, हाथी की, बादल की, समुद्र की। सही उत्तर आएगा बच्चों बादल की। प्रश्न है बच्चों, कवि के पिता कितने दंड करते हैं? 100, 160, 200, 260। तो कवि के पिता 260 दंड करते हैं। कवि के पिता किसका नाम लेकर रो पड़े होंगे? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। यहाँ पर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें क्या है? बेटे का, मतलब कवि जब घर में बात कर रहे हैं तो अपने 5वें बेटे का नाम लेकर रो पड़े होंगे। कवि के पिता अपने किस पुत्र को सोने पर सुहागा कहते थे? तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। तो जो कवि है ना भवानी प्रसाद मिश्र, वो जेल में रहते हैं और कवि के पिता उनको सोने पर सुहागा कहते थे। वो 5वें पुत्र थे उनके। जेल में कवि क्या करने में व्यस्त रहता है? बागवानी, दस्तकारी, चित्रकारी, काटने में। तो जेल में कवि मतलब चरखा काटने में, सूत काटने में व्यस्त रहता है। जेल में कवि का वजन कितने सेर है?
40, 50, 60, 70। सही उत्तर आएगा 70। अगर आपने अच्छे से कविता समझी है तो इन प्रश्नों के उत्तर देना भी आपके लिए आसान है। इसके लिए पहले कविता को समझ लें, नहीं तो क्या होगा ना, सीधे एमसीक्यूज कंप्लीट करेंगे तो वो रटने वाली स्थिति हो जाएगी। आपको रटना नहीं है बल्कि समझना है। जेल में कवि किससे भागता है? अंधकार, आदमी, शोर, बंदूक। तो जेल में कवि आदमी से भागता है। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म किस सन में हुआ था? भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 1913 में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र की मृत्यु किस सन में हुई? तो इनकी मृत्यु 1985 में हुई। भारत सरकार ने भवानी प्रसाद मिश्र को किस उपाधि से सम्मानित किया था? पद्म भूषण, पद्मश्री, शिखर सम्मान, साहित्य अकादमी। तो सही उत्तर आएगा पद्मश्री। आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस उपाधि से सम्मानित किया था, जो कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आपको कमेंट करके इसका उत्तर देना है। भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है गीत फरोश, उर्वशी, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। तो यहाँ पर 3 है और एक जो नहीं है वह है उर्वशी। कवि ने भाई को क्या कहा है? तो कवि ने यहाँ पर भाई को क्या कहा है आपको बताना है। भुजा, हाथ, पैर, मुंह। यहाँ पर सही उत्तर आएगा भुजा। कवि ने बहन को क्या कहा है? प्यार, त्याग, संघर्ष, उत्साह। तो सही उत्तर आएगा प्यार। चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती। हम इससे पहले 5 कविताओं के एमसीक्यूज कंप्लीट कर चुके हैं। आपको लास्ट पोएम से ये बताना है कि जो भवानी प्रसाद मिश्र रहते हैं उनको उनके पिता क्या कहते हैं, उनको उनके पिता किस नाम से संबोधित करते हैं। चलिए आज की इस कविता के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो देख लेते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, चंपा काले काले अक्षर नहीं चीन्हती के रचयिता कौन है? त्रिलोकीनाथ, त्रिलोचन, राम नरेश त्रिपाठी, दुष्यंत कुमार। तो इसके रचयिता हैं त्रिलोचन। चंपा कौन है? लड़की है, युवती है, अधेड़ महिला है, बुढ़िया है। तो चंपा एक लड़की है। चंपा कहाँ तक पढ़ी लिखी है? अशिक्षित है, अर्ध शिक्षित है, शिक्षित है, उच्च शिक्षित है। तो चंपा अनपढ़ रहती है, इसके लिए इसका सही उत्तर आएगा अशिक्षित है। कवि को पढ़ता देख चंपा कैसे सुना करती है? बोलते हुए, शोर करते हुए, चुपचाप, फुसफुसाते हुए। तो कवि को पढ़ता देख चंपा चुपचाप कवि की बातें सुना करती है। चंपा किसकी लड़की है? सुंदर की, मुंदर की, इंद्र की, सत्येंद्र की। तो चंपा सुंदर की लड़की है। चंपा के पिता क्या काम करते हैं? जुलाहा है, किसान है, मजदूर है, ग्वाला है। तो चंपा के पिता ग्वाला हैं। चंपा क्या काम करती है? चरवाही, मजदूरी, पढ़ाई लिखाई, घरेलू नौकरी। तो चंपा गाय भैंसों को चराती है, इसके लिए यहाँ आएगा चरवाही। चरवाही यहाँ सही उत्तर है। चंपा क्या छिपा देती है? जूता, टोपी, कलम, कागज, रोटी, सब्जी, चाय, दवात। यहाँ पर चंपा कवि के कलम कागज को छुपा देती है। कवि ने पढ़ाई करना किसकी इच्छा बताया था? नेहरू जी की, बोस की, गांधी जी की, पटेल जी की। तो कवि ने पढ़ाई करना गांधी जी की इच्छा बताया था। विवाह के विषय में चंपा का क्या विचार था? तो विवाह के विषय में चंपा कहती थी कि वह कभी भी विवाह नहीं करेगी। कवि के अनुसार विवाह के बाद चंपा का पति नौकरी के लिए कहाँ चला जाएगा? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, नागपुर। तो कवि के अनुसार चंपा का पति कोलकाता चला जाएगा। कलकत्ते पर वज्र गिरे किसने कहा? तो कवि ने कहा, चंपा ने कहा, सुंदर ने कहा। ये बात किसने कही? चंपा ने कही। चिन्हों के स्वर निकलते सुनकर चंपा को क्या होता है? तो चिन्हों से जब स्वर निकलते हैं तो चंपा को आश्चर्य होता है। चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाई करने जाती है में अलंकार है उपमा, रूपक, श्लेष, अनुप्रास। तो चंपा चौपाइयों को लेकर चरवाई करने जाती है, उसमें देखो चंपा चौपाई और चौपाए और फिर चरवाई, इसमें चय 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 की आवर्ती हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कवि क्या गायब देखकर परेशान हो जाता है? तो कवि यहाँ पर चंपा, कागज, चौपाए, सुंदर किसको देखकर परेशान होता है? कागज को देखकर। हारे गाड़े काम सरेगा में हारे गाड़े क्या है? हर समय, कठिनाई में, मिलने पर, प्रदेश जाने पर। तो कठिनाई में।
बालम कौन होता है? बालम बालक होता है, पिता होता है, पति होता है, ससुर होता है, ये तो सबको पता है। बालम पति होता है। चंपा का स्वभाव कैसा है? गंभीर, क्रोधी, चंचल, संदेही। तो चंपा एकदम चंचल रहती है। चंपा ने किसे झूठ कहा? कवि को कहा, अपने पिता को कहा, गांधी जी को कहा, किसी को नहीं। तो कवि को झूठा कहा। विवाह के बाद चंपा किसे अपना साथ रखेंगी? विवाह के बाद चंपा किसे अपने साथ रखेंगी? सास को, ससुर को, देवर को, पति को। तो अपने साथ पति को रखेंगी। गज़ल, और गज़ल से हम महत्वपूर्ण जितने भी वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं उन सभी को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गज़ल पाठ के रचयिता हैं? त्रिलोचन, अवतार सिंह, दुष्यंत कुमार, भवानी प्रसाद मिश्र। तो गज़ल जो हमने कविता पढ़ी थी उसके रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। दूसरा प्रश्न है, हर एक घर के लिए क्या तय था? दीप, बल्ब, ट्यूब, चिरांगा। तो हर एक घर के लिए चिरांगा तय था। चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है? गांव, कस्बा, बस्ती, शहर। तो चिराग जो है शहर के लिए उपलब्ध नहीं है। मैसर शब्द है, ये हिंदी का शब्द है, संस्कृत का है, उर्दू का है, फ्रेंच का है। तो मैसर उर्दू का शब्द है। किसके साए में धूप लगती है? पेड़ों, छतों, छतरी, पहाड़ों। सही उत्तर होगा बच्चों पेड़ों। कवि कितने समय के लिए भाग जाना चाहता है? 2 वर्ष, 20 वर्ष, 5 वर्ष, उम्र भर। तो कवि भाग जाना चाहता है उम्र भर। कमीज न होने पर पेट किससे ढक लेंगे? हाथों से, लज्जा से, भूख से, पाँव से। तो सही उत्तर होगा पाँव से। निराश व्यक्ति के लिए किसकी एक किरण ही काफ़ी है? तो निराश व्यक्ति के लिए आशा की एक किरण ही काफ़ी है। सुख न मिलने पर मनुष्य के लिए किसका सहारा ही पर्याप्त होता है? ख्वाब का, मालिक का, स्वामी का, भगवान का। तो सुख न मिलने पर मनुष्य के लिए ख्वाब मतलब सपनों का ही सहारा काफ़ी होता है। कवि समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो कवि समाज में परिवर्तन के लिए जनता की आवाज़ को, सरकार के प्रयत्नों को, धर्म के प्रयासों को। तो सही उत्तर होगा जनता की आवाज़ को आवश्यक मानता है। कवि किसे अपनी जुबान सील देने के लिए कहता है? शासक को, मालिक को, नेता को, जनता को। सही उत्तर होगा शासक को। बहर क्या है? गज़ल के शब्द, गज़ल का भाव, गज़ल के छंद, गज़ल की प्रस्तुति। तो सही उत्तर होगा गज़ल के छंद। गुलमोहर में क्या विद्यमान है? प्रतीकात्मकता, बिंब योजना, अलंकार योजना, गेयता। तो गुलमोहर में प्रतीकात्मकता विद्यमान है। प्रतीकात्मकता क्या होती है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ का रूप देना, मतलब उसको उसके प्रतीक के रूप में मानना। वे मुतमईन हैं में मुतमईन का अर्थ क्या है? आश्वस्त होना, संदिग्ध होना, इनकार होना, अनावश्यक होना। तो सही उत्तर है आश्वस्त होना। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता। कथन में पत्थर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो कथन में पत्थर शब्द का प्रयोग किया गया है शासक वर्ग के लिए। हिंदी आरोह क्लास 11 से आज का हमारा चैप्टर है हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। ये दोनों कविताओं के महत्वपूर्ण MCQs कंप्लीट करने वाले हैं। सभी प्रश्न अच्छे हैं, इसके लिए वीडियो को अंत तक देखें, बीच में स्किप मत करना। आपके लिए अच्छे मतलब रिवीजन हो सके अच्छी तरह से, इसके लिए MCQs यहाँ पर लाए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, वचन किसकी रचना है? तो वचन महादेवी, अक महादेवी, निर्मला पुतुल, सुभद्रा कुमारी। तो ये है अक महादेवी। अक महादेवी किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? वैष्णव आंदोलन, शाक्त आंदोलन, शैव आंदोलन, भक्त आंदोलन। तो ये जुड़ी हुई थी शैव आंदोलन। शैव क्या होता है बच्चों? जो शिव को अपना आराध्य मानते हैं, शिव की भक्ति करते हैं, उनको शैव कहा जाता है। और जो विष्णु की भक्ति करते हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। तो ये शैव आंदोलन से जुड़ी हुई थी। और महादेवी वर्मा और अक महादेवी दोनों अलग अलग हैं। महादेवी वर्मा जहाँ
हिंदी रचनाओं की लेखिका, वहीं ये साउथ की लेखिका है, अक महादेवी। चलिए अगला प्रश्न है, अक महादेवी के दोनों वचनों का अनुवाद किस भाषा में किया गया? तो दोनों वचनों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया। अक महादेवी की प्रवृत्ति थी शांत, गंभीर, सरल, विद्रोही। अक महादेवी की प्रवृत्ति थी विद्रोही। अक महादेवी ने विरोध किया था राजा का, पुरुष वर्चस्व का, शास्त्रीय मान्यताओं का, सामाजिक समता का। तो अक महादेवी ने पुरुष वर्चस्व का विरोध किया था। अक महादेवी किसका संदेश लेकर आई थी? तो अक महादेवी चंद मल्लिकार्जुन का संदेश लेकर आई थी। कवयित्री ने आग्रह किया है इंद्रियों से, जनता से, परिवार से, समाज से। तो कवयित्री ने इंद्रियों से आग्रह किया है। कवयित्री मिलना चाहती है मानव से, जीव जंतु, जड़ चेतना, आत्मा परमात्मा। तो कवयित्री आत्मा परमात्मा को मिलाना चाहती है। नींद से मानव किसकी प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है? तो धन प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का, आवश्यकताओं का, विद्या और ज्ञान का। तो नींद से मानव ईश्वर प्राप्ति का मार्ग भूल जाता है। ईर्ष्या किसे जलाती है? ईर्ष्या मनुष्य को, जानवर को, आत्मा को या मन को? ईर्ष्या जलाती है मनुष्य को। कवयित्री ने किसे वश में करना चाहा? इच्छाओं को, भावों को, विचारों को, इंद्रियों को। तो कवयित्री ने इंद्रियों को वश में करना चाहा। कवयित्री ने ईश्वर को कैसा फूल माना है? गुलाब का, कमल का, जूही का, गेंदा का? तो कवयित्री ने ईश्वर को जूही का फूल माना है। कवयित्री किसे पूरी तरह से खो देना चाहती हैं? भौतिक सुखों को, ज्ञानेंद्रियों को, समाज को, भगवान को? तो कवयित्री भौतिक सुखों को खो देना चाहती हैं। कवयित्री अपने किस भाव को प्रकट करती हैं? अपनेपन को, समर्पण को, वात्सल्य को, त्याग को? तो कवयित्री समर्पण को प्रकट करती हैं। अगला प्रश्न है, कवयित्री लोभ, मोह और अहंकार को चाहती हैं। प्राप्त करना, त्यागना, मांगना, गले लगाना? सही उत्तर होगा त्यागना। सबसे खतरनाक, हिंदी आरओ चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 से आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे खतरनाक कविता के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा बच्चों, क्योंकि एक एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है और आपके रिवीजन के लिए बेहतर है। पहला प्रश्न है, सबसे खतरनाक नामक कविता के रचयिता कौन है? जो कविता है सबसे खतरनाक, इसके कवि कौन हैं? रामनरेश त्रिपाठी, दुष्यंत कुमार, अवतार सिंह, त्रिलोचन? तो इसके कवि हैं अवतार सिंह पास। सबसे खतरनाक मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी? तो ये लिखी गई थी पंजाबी में। इस कविता के अनुवादक का नाम क्या है? रोशनलाल, चमनलाल, गुलजारी लाल, गिरधारी लाल? तो इसके अनुवादक का नाम है चमनलाल। समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण क्या है? भ्रष्टाचार, बेईमानी, स्वयं इंसान, राजनीति? तो समाज में फैली खतरनाक स्थितियों का मूल कारण है खुद इंसान। हर मनुष्य प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, ईर्ष्या की, अवनति की, हीनता की? तो सही उत्तर आएगा प्रगति की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है। नाइंसाफी, कपट, बेईमानी, धोखे? कौन सा आएगा इसमें? इसके शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा है। तो आएगा नाइंसाफी के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा है। अगला प्रश्न है, किसकी लौ में पड़ना बुरा है? बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, जुगनू? तो सही उत्तर आएगा जुगनू की लौ में पड़ना बुरा है। अपने सपनों का मर जाना कैसा होता है? भयानक, भयंकर, सबसे बुरा, अच्छा? तो सबसे बुरा होता है जब हम सपने देखते हैं और वो सपने पूरे नहीं होते हैं, तो अपने सपने का मर जाना सबसे बुरा होता है। समय के गतिशील होने पर भी इसका रुका होना क्या होता है? सबसे भयावह होता है, सबसे खतरनाक, सबसे भयानक, सबसे बुरा? तो सही उत्तर आएगा सबसे खतरनाक। जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है वह कैसी होती है? सबसे भयावह, सबसे डरावनी, सबसे भयंकर, सबसे खतरनाक? तो जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है वह सबसे खतरनाक होती है। किसी के मरने पर गाया जाने वाला गाना क्या कहलाता है?
तो मृतगान, मरगान, मरसिया, मरसिना। तो कोई मर जाता है तब गीत गाया जाता है, उसको मरसिया कहते हैं। गिद्दड़ का करता है, क्या करता है? हुआ हुआ, हू हू, घू घू, बो बो। तो गिद्दड़ की आवाज़ होती है हुआ हुआ। सबसे खतरनाक होती है मेहनत की लूट, मेहनत की रोटी, मेहनत की कमाई, मेहनत का भय। तो खतरनाक होती है मेहनत की लूट। कवि की भाषा में इसकी प्रमुखता है, किसकी? स्पष्टता, प्रतीकात्मकता, सरलता, सहजता। तो इसका सही उत्तर आएगा स्पष्ट प्रतीकात्मकता। किसकी मार सबसे खतरनाक नहीं होती? समय की, लोभ की, चिंता की, पुलिस की। तो पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। मुर्दा शांति से भर जाना, इसका अर्थ क्या है? सबसे आसान, सबसे कठिन, सबसे खतरनाक, सबसे श्रेष्ठ। सबसे खतरनाक। कवि ने जमी बर्फ किसे कहा है? आँख को, एहसास को, मोहब्बत को, नफरत को। तो आँख को जमी बर्फ कहा है। रूह का अर्थ है सुगंध, आत्मा, देह, आग। तो इसका सही उत्तर होगा आत्मा। पास का जन्म कब हुआ था? तो पास का जन्म हुआ था 1950 में। पास कहाँ के नक्सलवादियों से जुड़े हुए थे? बंगाल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो बंगाल के नक्सलवादियों से जुड़े हुए थे। आओ मिलकर बचाएं, इस कविता के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। फिर आरो बुक है, उसके पूरे चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं। और इनका सभी कविताओं का वीडियो है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। और सभी कविताओं के एमसीक्यूज भी डाल दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अंतिम कविता के एमसीक्यूज। आओ मिलकर बचाएं किसके द्वारा रचित कविता है? निर्मला पुतुल, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसका सही उत्तर होगा निर्मला पुतुल। सेकंड है, कवयित्री ने किस जीवन के अनछुए पहलुओं से परिचय करवाया? आदिवासी, ग्रामीण, शहरी, पहाड़ी। तो सही उत्तर आएगा आदिवासी। कवयित्री ने किस समाज को बेबाकी से प्रकट किया है? मुंडा, भील, कोंकणी, संथाली। तो आएगा संथाली। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण किसका समाज संकट में है? शहरवासियों का, गांववासियों का, आदिवासियों का, कस्बावासियों का। सही उत्तर आएगा आदिवासियों का, क्योंकि ये जो कविता है ना, ये आदिवासियों के लिए ही लिखी गई है। फिर अगला प्रश्न है, अपनी बस्ती को नंगी होने से किसकी आयो हवा से बचाना चाहिए? गांव की, प्रवृत्ति, शहर की, विदेशी। तो शहर इसमें सही उत्तर आएगा। धनुष की डोरी प्रतीक है, शिकार, साहस, वीरता, युद्ध। सही उत्तर है शिकार। नाचने के लिए कैसे आंगन की रक्षा की आवश्यकता है? सीधे, छोटे, टेढ़े, खुले। तो खुले आंगन की आवश्यकता है। हंसने के लिए किसकी आवश्यकता है? हंसने के लिए खिलखिलाहट की आवश्यकता है। और रोने के लिए क्या चाहिए? खुला गांव, शांत घर, मुट्ठी भर एकांत, खुली छत। तो मुट्ठी भर एकांत चाहिए। बुड्ढों के लिए क्या आवश्यक है? पहाड़ों की कठोरता, घाटियाँ, शांति, ऊंचाई। तो पहाड़ों की शांति ज़रूरत है। ये दौर कैसा है? विश्वास भरा, अविश्वास भरा, विद्रोह भरा, विध्वंस भरा। तो ये जो दौर है वो अविश्वास भरा है। इस दौर में भी हमारे पास बचाने के लिए बचा है। क्या बचा है? बहुत कुछ, कुछ नहीं, बहुत थोड़ा, सब कुछ। तो बहुत कुछ बचा है। मान का क्या है? भीगापन, सूखापन, हरापन, गहरापन। तो आएगा उत्तर हरापन। मिट्टी क्या बचाएं? गीलापन, सीधापन, सूखापन, हरापन। तो मिट्टी क्या बचाएं है? सौंधापन। भाषा में कौन सा पन है? तो भाषा में झारखंडी पन है। बहुत ही छोटी सी कविता है और बहुत ही सरल से प्रश्न है। आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच।